हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो फिजियोलॉजी और इंजरी इन स्पोर्ट्स, आई थिंक ये आपका जो जिनके पास पुरानी बुक है उनकी बुक्स में तो ये चैप्टर अलग अलग होंगे, बट जो नई बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर कंबाइंड है। ओके, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है फिजियोलॉजी। तो देखिए फिजियोलॉजी होता क्या है या स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या होता है। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट्स। ये कह रहा है कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी किसी भी एथलीट की बॉडी कंडीशन को जब हम स्टडी करते हैं, मतलब किसी भी एथलीट या जो भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, वो शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस ट्रेनिंग से, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसी की स्टडी को हम स्पोर्ट फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। मतलब ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, या फिर हम सामने वाले की फिजिक की बॉडी को देखकर हम किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्सन में स्ट्रेंथ है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है साइज ऑफ द मसल्स। साइज ऑफ द मसल्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनके जो साइज ऑफ द मसल है वो ज़्यादा होता है, मतलब उनका मसल्स का साइज अच्छा खासा होता है, उनकी मसल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्सन का जो साइज ऑफ द मसल्स है वो अच्छा होता है, उस पर्सन में स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और जिस पर्सन का मसल ऑफ साइज थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू दोज पर्सन्स जिनका साइज अच्छा है, उनमें जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट भी हमारा जो पॉजिटिव रिलेशन रखता है, बॉडी वेट में अगर हम बात करें तो बॉडी वेट में भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन रहता है बॉडी वेट और स्ट्रेंथ में। अगर किसी पर्सन, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जितने भी जो रेसलर्स जो होते हैं उनका बॉडी वेट अच्छा खासा होता है, तो उनमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। जिनका बॉडी वेट बहुत कम होता है उनकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं मसल्स कंपोजिशन। तो मसल्स कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, साइज ऑफ द मसल्स और बॉडी वेट। तो साइज ऑफ द मसल्स और बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो हम इन्हें ट्रेनिंग के थ्रू कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट हम अपने मसल कंपोजिशन को ट्रेनिंग के थ्रू कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। एक लिमिट तक हम इन्हें मतलब अपना बेटर कंडीशन में ला सकते हैं, बट ये जो हमारे जो मसल कंपोजिशन है वो जेनेटिक होता है, तो इनको हम ट्रेनिंग के थ्रू इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि मसल कंपोजिशन, तो मसल कंपोजिशन में मैं आपको बताऊं, दो तरीके के हमारे मसल्स में दो तरीके के फाइबर होते हैं। एक होता है स्लो टिच फाइबर एंड अनदर इज फास्ट टिच फाइबर। फास्ट टिच फाइबर हमारे होते हैं, दे आर वाइट इन कलर एंड स्लो टिच फाइबर आर रेड इन कलर। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में अगर आपको चाहिए कि भाई आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है या नहीं, तो अगर आपकी मसल्स कंपोजिशन में फर्स्ट ट्विच फाइबर या फिर वाइट फाइबर ज़्यादा है, फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या है, तो देखिए हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितना स्ट्रांगली हमारा नर्व इम्पल्स मोटर यूनिट को एक्साइट करता है, उतनी ही ज़्यादा हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जितनी ज़्यादा हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उतनी ही स्पीड से वो फोर्स को भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने कहा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड्स क्या होते हैं, कि स्पीड को डिटरमाइन करने वाले ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है मसल कंपोजिशन। वही बात आ गई, मसल कंपोजिशन में हमारी बॉडी में दो तरीके के मसल होते हैं, एक होता है स्लो ट्विच फाइबर, एक होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी में कौन से फाइबर होने चाहिए, फास्ट ट्विच फाइबर होने चाहिए। अगर हमारी बॉडी में अगर हमारे मसल कंपोजिशन में फास्ट फाइबर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्पीड भी अच्छी होगी। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। तो अगर हमारी बॉडी में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमारी स्पीड भी
अच्छी होगी। जैसे कि हम बात करें हैमर थ्रो की, ठीक है, या फिर हम बात करें 100 मीटर स्प्रिंट की, तो 100 मीटर स्प्रिंट में हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ही चाहिए, तभी हमारी स्पीड वहाँ पर बन पाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है तो आप वहाँ पर स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है हमारे जॉइंट्स कितना रेंज ऑफ मोशन तक मूव कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्पीड में कोई काम करते हैं तो हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं, और जितना ज़्यादा हमारे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ही अच्छी हमारी स्पीड भी होगी। उसके बाद लास्ट हमारा दे रखा है बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। बायोकेमिकल रिजर्व और मेटाबॉलिक पावर अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हम स्पीडली कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से। खाने का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह किससे? आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी पर्सन को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो एक बात कही जाती है कि भाई आपका मेटाबॉलिक पावर बहुत अच्छा है। तो मेटाबॉलिक पावर से इसका क्या लेना देना है? मेटाबॉलिक पावर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिक पावर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और उससे हमें जल्दी एनर्जी भी मिलेगी। ऐसे ही बायोकेमिकल रिजर्व की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिजर्व होते हैं जो कि स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि एटीपी, सीपी, आपकी बुक्स में इनके नेम दिए होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ टाइम तक हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जब मतलब ये जो केमिकल हैं ये कुछ टाइम तक हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जिससे हमें स्पीड में काम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है देखते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं? तो एंड्योरेंस का मतलब हम सबको पता है, सहन शक्ति, एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। अगर हम थकान की कंडीशन में भी काम कर रहे हैं सो दैट इज नोन एज एंड्योरेंस। मतलब हम थके हैं, हमारी बॉडी थकी हुई है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी में अभी भी इतनी एनर्जी है कि हम उस काम को कर सकें, सो दैट इज नोन एज एंड्योरेंस, ठीक है। तो एंड्योरेंस देखिए किन किन चीज़ों से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन adequate supply of O2 ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स फॉर एनर्जी। मतलब ये किसी भी पर्सन की एबिलिटी होती है जिससे वो क्या करता है, अपनी वर्किंग मसल्स को एनर्जी देने के लिए O2 ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। एरोबिक कैपेसिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन इनटेक। तो इन चारों चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता दूं। मोस्टली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये सब पता होगा, आई थिंक, और भी कॉमर्स के, आर्ट्स वाले, उन सबको भी ये पता होगा। बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है। हमारा हार्ट काम करता है ब्लड पंप करने का। हमारा हार्ट क्या करता है? हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करके बाकी हमारे बॉडी में फिर से उसे फ्लो करता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हमारी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाकर वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करता है, दोबारा से हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वो हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। क्लियर? ये छोटी सी प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे दे रखा है, ऑक्सीजन इनटेक। तो ऑक्सीजन इनटेक का मतलब हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लेने का मतलब है हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से कितनी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। मतलब हमारे लंग्स, जब हम एक बार सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है कि वो एक बार में ऑक्सीजन इनटेक कर सके, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट देखिए, लंग्स ने ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, लंग्स में। लंग्स में आकर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेगा, मतलब जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गई,
ब्लड में। ठीक, अब ब्लड उसको कहाँ पर लेके जाएगा, वर्किंग मसल्स के पास। वैसे ब्लड पहले जाएगा हार्ट में, हार्ट से वो पंप होगा हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी में पंप होता है, फिर उसका क्या 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 काम होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारी वर्किंग मसल्स के पास, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन अपटेक। तो देखिए ऑक्सीजन अभी यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करके गया वर्किंग मसल्स तक। अब वर्किंग मसल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजन अपटेक का मतलब है हमारी जो वर्किंग मसल्स हैं उन्होंने उस ब्लड से कितने ऑक्सीजन को कैरी किया। जितना ऑक्सीजन को वो कैरी करेंगी उतनी ही ज़्यादा उनमें एनर्जी आएगी और उतनी ही अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगी। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है एनर्जी रिजर्व। एनर्जी रिजर्व मतलब आप लोग देखते हैं नॉर्मली एथलीट्स या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो खेलते खेलते थक जाते हैं, जबकि वो काफ़ी लंबी लंबी सांस लेते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ऑक्सीजन इनटेक भी अच्छा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, ऑक्सीजन अपटेक भी अच्छा है। वहाँ पर प्रॉब्लम आती है एनर्जी रिजर्व की, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर लेवल होता है, ब्लड में शुगर लेवल होता है। जब तक वो मेंटेन रहता है, शुगर लेवल और ग्लाइकोजन जब तक वो मेंटेन रहता है तब तक ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से काम करती हैं। जैसे ही हमारा शुगर लेवल या ग्लाइकोजन ब्लड में एक होता है, अगर वो नीचे गिरने लगे तो फिर ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, और जो हमारा एंड्योरेंस है वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो एनर्जी लेवल बहुत ही ज़रूरी है, एनर्जी रिजर्व बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी रिजर्व क्या होता है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल और ग्लाइकोजन होता है उसी को हम एनर्जी रिजर्व कहते हैं। हमारे ब्लड में जितना ज़्यादा एनर्जी रिजर्व होगा हमारी एंड्योरेंस पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हम लोगों ने नॉर्मली देखा है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो बीच बीच में ये क्या कहते हैं आपका ग्लूकोज इसका पानी पीते हैं। तो वो क्यों पीते हैं, ताकि उनका जो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या होता है, जितनी भी 40 सेकेंड से अबव की हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, 40 सेकेंड से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमारी बॉडी में से एक एसिड मतलब एक तरीके का केमिकल निकलता है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ये एक ऐसा टॉलरेंस है, ये एक ऐसी एबिलिटी है हमारी बॉडी की जिसमें हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करती है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करेगी उतनी ही अच्छी हमारी एंड्योरेंस पावर भी होती है। क्लियर, उसके आगे देखते हैं मूवमेंट इकोनॉमी। अब मूवमेंट इकोनॉमी, भाई इकोनॉमी यहाँ पर भी आ गई। ठीक, तो देखिए इसमें इतना कुछ टिपिकल नहीं है। मूवमेंट इकोनॉमी का सिंपल सी बात है, आप जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सोच समझ कर करें, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब जैसे कि अगर हम स्विमिंग की बात करें, आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, स्विमिंग के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं। अगर हम बेस्ट टेक्निक को यूटिलाइज करके चलें तो हम कम से कम एनर्जी में अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और अच्छे इसके मतलब एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली कई ऐसे लोग होंगे जो किसी स्पोर्ट्स में नहीं होंगे तो इनको उतना नहीं पता। नॉर्मली जैसे कि स्टॉर्म आ रहा है या आंधी चल रही है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम उस आंधी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट अगर हम मतलब जिस वे में या जिस तरफ वो आंधी चल रही है अगर हम उसी तरफ चले तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम सही टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट इकोनॉमी भी ये कहता है कि हम अपनी मूवमेंट को इस तरीके से सेट करें, इस तरीके से उसे अप्लाई करें सही टेक्निक के साथ, ताकि हमें कम से कम एनर्जी में बेटर से बेटर रिजल्ट मिल सके। तो अगर हम अपनी मूवमेंट्स को यहाँ पर पूरा स्टडी करके चलेंगे, सही टेक्निक को अपना कर चलेंगे, तो हमारा एंड्योरेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक वो चीज कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मसल्स कंपोजिशन। तो भाई मसल्स कंपोजिशन अभी हम ऊपर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। मसल कंपोजिशन दो तरीके की मसल होती हैं, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमें एनर्जी देते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड टाइम तक, बहुत ही कम टाइम के लिए। जबकि स्लो ट्विच फाइबर बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्लो एनर्जी देते हैं, बट काफ़ी लंबे टाइम तक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर मैं एंड्योरेंस की बात कर रही हूँ, सहन शक्ति की बात कर रही हूँ। तो मसल्स कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से मसल्स कंपोजिशन आएंगे, हमारे स्लो ट्विच फाइबर, जो कि कलर में कैसे होते हैं, रेड फाइबर्स होते हैं, जो कि बहुत ही स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही लंबे टाइम तक हमें एनर्जी
एनर्जी देते हैं, जो कि हमारे एंड्योरेंस लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।